नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं किन खास खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है। तो देखिए, शाह की माफी नामंजूर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन का आदेश दे दिया है। इसके बाद बात करेंगे, भारत ने बांग्लादेशी सामानों पर नए प्रतिबंध अब लगा दिए हैं। इसके अलावा संभल मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सर्वे मामले में रिव्यू अर्जी खारिज कर दी है। आईएसआई से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकी भी गिरफ्तार हुए हैं। तो आज इन्हीं सब खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। इसी के साथ चलिए खबर कर लेते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज की खबरों की शुरुआत हम करेंगे, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जिसमें 3 आईपीएस अधिकारी रहने वाले हैं और सभी मध्य प्रदेश कैडर के बाहर के होंगे। इनमें से एक अधिकारी महिला होगी। एसआईटी 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। सुनवाई के दौरान शाह के वकील की माफी वाली दलील पर कोर्ट ने कहा कि कभी कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है, तो कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। दरअसल आपको बता दें कि 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। शाह के खिलाफ इंदौर के महू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके खिलाफ शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां भी उनको निराशा ही हाथ मिली है। आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहा था। मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। तो विजय शाह की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो टिप्पणी की गई थी, उसके बाद से ही लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले हाईकोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया था, एफआईआर उन पर दर्ज हुई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पहले उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी और अब उनकी माफी को भी नामंजूर कर दिया गया है। तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विजय शाह ने टिप्पणी की थी, आतंकियों की बहन कहा था सोफिया कुरैशी को। इसके बाद उन्होंने कई दफा माफी भी मांगी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो इंटेंशन था वो साफ था, शब्दों में कुछ गड़बड़ हुई है। कई तरह की उन्होंने सफाई भी पेश की है। सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनको फटकार लगाई गई थी और अब उनकी माफी को नामंजूर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी कभी माफी बचने के लिए कही जाती है, तो कभी मगरमच्छ के आंसू जैसी माफी होती है। शाह ने 11 मई को कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान दिया था और इसके बाद से देश भर में बयान पर बवाल शुरू हो चुका है। लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। खासतौर पर विपक्ष लगातार घेर रहा है विजय शाह को और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनको झटका लगा है। Pass a historical order today and constitute the SIT regarding the Vijay Shah matter. In SIT, 3 IPS level who is directly recruited as IPS. One of the IPS is a senior IPS who is at least who is a IG level. One of the IPS is a woman, and these SIT combination will investigate the matter and submit the report before the Supreme Court before 28th May. Arrest is spent conditional. If they cooperated Vijay Shah, then arrest cannot be done till 28th May. Supreme Court also observed that this is very unfortunate. This type of apology not accepted. This is the crocodile tears, and incident was happened in 20 May, and today is 19. So this is very unfortunate. They are not doing anything which we feel that this statement is not intentionally. This is advertently occurred, but the Supreme Court refused this plea.
चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भारत ने बांग्लादेश से होने वाले आयात पर अब नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस कदम से बांग्लादेश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर और भी दबाव पड़ने की संभावना है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने 17 मई को इसकी घोषणा की। इस कदम को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और बांग्लादेश की हालिया नीतियों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। अब इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन में एक व्यापारिक कार्यक्रम के दौरान विवादास्पद बयान दिया था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य और उन्हें समुद्र तक पहुंचाने के लिए बांग्लादेश की जरूरत है। उन्होंने यहां तक कहा था कि बांग्लादेश इस क्षेत्र में एकमात्र संरक्षक है और चीन से भी अपील की कि वह अपना सामान बांग्लादेश के जरिए दुनिया में भेजे। इस बयान से भारत में भारी नाराजगी देखी गई और सभी राजनीतिक दलों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। अब इसके बाद भारत ने अप्रैल में बांग्लादेश को दी गई ट्रांजिट सुविधा भी वापस ले ली थी। इसके तहत बांग्लादेश अपने उत्पाद भारत के बंदरगाहों और एयरपोर्ट से मिडिल ईस्ट और यूरोप भेज सकता था। भारत का कपड़ा उद्योग भी नाराज था। भारतीय निर्यातक, खासकर कपड़ा उद्योग से जुड़े लोग, पहले से ही सरकार से ये मांग कर रहे थे कि बांग्लादेश को दी जा रही कुछ सुविधाओं को वापस लिया जाए। बांग्लादेश भारत के लिए कपड़ा क्षेत्र में एक बड़ा प्रतियोगी है। आपको बता दें कि साल 2023-24 में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार 12.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा था। तो देखिए, भारत ने बांग्लादेश से कई उपभोक्ता सामानों के आयात पर अब लैंड बॉर्डर के माध्यम से रोक लगा दी है। इनमें शामिल है शर्ट, पैंट, टी शर्ट जैसे रेडीमेड गारमेंट्स। इसके अलावा बिस्किट, चिप्स, स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम और इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स, बाल्टी, खिलौने, कुर्सियाँ जैसे प्लास्टिक उत्पाद भी इनमें शामिल है। इसके अलावा बात की जाए तो सोफा, बेड, टेबल, कुर्सियां जैसे लकड़ी के फर्नीचर सामान अब नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल के लैंड कस्टम स्टेशनों या इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स जैसे कि पेट्रापोल, सुतरकंडी या डॉकी जैसे लैंड पोर्ट्स के माध्यम से भारत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय बांग्लादेश को मुंबई के नवा शेवा पोर्ट या कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के माध्यम से समुद्री रास्ते का उपयोग करना अब जरूरी होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने आदि कैलाश के दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि कैलाश के दर्शन के बाद उनकी कैलाश के दर्शन करने की इच्छा थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमवीरों से बातचीत की और उनके शौर्य की सराहना की। तो वहीं जवानों ने कहा कि जब पीएम या मंत्री उनसे बात करने आते हैं तो उनका हौसला दोगुना हो जाता है। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पिथौरागढ़ पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने सेना के शौर्य की काफ़ी सराहना की है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पाकिस्तान का डटकर जवाब दिया। उन्होंने आदि कैलाश के दर्शन भी किए। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के द्वारा आदि कैलाश के दर्शन के बाद उनकी कैलाश के दर्शन करने की इच्छा थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमवीरों से बातचीत की। जवानों ने कहा कि जब प्रधानमंत्री या मंत्री उनसे बात करने आते हैं तो उनका हौसला जो है दोगुना हो जाता है। जेपी नड्डा पिथौरागढ़ पहुंचे थे, आदि कैलाश के उन्होंने दर्शन किए हैं, हिमवीरों से उन्होंने मुलाकात की और जेपी नड्डा से मिलने के बाद काफ़ी खुश नज़र आए हिमवीर। मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी है ऑपरेशन सिंदूर की।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की, जहां हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि आज सोमवार को 19 मई को सेंसेक्स करीब 350 अंक गिरकर 82,000 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया है। निफ्टी में 100 अंकों तक की गिरावट देखी गई है। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी दिखी है। टाटा मोटर्स, एनटीपीसी और बजाज फाइनेंस के शेयर करीब 1% ऊपर रहे हैं। इसके अलावा इंफोसिस, इंडसइंड बैंक और जोमेटो के शेयर 1% नीचे कारोबार करते दिखे हैं। अगर इसके अलावा बात करें निफ्टी की, तो 50 शेयरों में से 30 में तेजी रही। एनएसई के रियल्टी, ऑटो, मेटल, फार्मा और बैंकिंग इंडेक्स में करीब 1% तेजी देखने को मिली है। अकेले आईटी सेक्टर में 0.7% की गिरावट रही है। तो देखिए, इसके पहले की अगर हम बात करें शेयर बाजार की, तो पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को 16 मई को बाजार में गिरावट थी। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,330 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 42 अंक की गिरावट देखने को मिली थी। ये 25,019 के स्तर पर बंद हुआ था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 में गिरावट और 16 में बढ़त देखने को मिली थी। तो आज बैंकिंग और आईटी शेयर्स में ज्यादा गिरावट है। वहीं एनर्जी और फाइनेंस शेयर्स मजबूती के साथ बंद हुए हैं। तो शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बीच में शेयर बाजार में उछाल देखने को मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से आज यानी कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए, अब डिफेंस सेक्टर में भारत की मजबूती और भी बढ़ने जा रही है। जी हां, डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एल्बिट सिस्टम की एक ग्रुप कंपनी स्पार्टन के साथ डील की है, जिसके बाद ये दोनों कंपनियां मिलकर भारतीय नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर सॉल्यूशंस बनाएगी। अडानी की कंपनी सोनोबॉय टेक्नोलॉजी भारतीय सेना को मुहैया कराएगी, जिससे दुश्मन की पनडुब्बियों की दूर से ही पहचान की जा सकती है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने स्पार्टन के साथ मिलकर भारत को समुद्री ताकत में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का बीड़ा उठाया है। इस पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनियां स्वदेशी सोनोबॉय सॉल्यूशन डेवलप करेगी, तो भारतीय नौसेना को पानी के अंदर छिपे खतरों, खासकर दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने में गेम चेंजर ये साबित होंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि हिसार पुलिस ने कल रात ज्योति के घर जाकर छानबीन की थी। वहां से कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। एनआईए भी टेरर लिंक को लेकर ज्योति से पूछताछ करेगी। हिसार पुलिस की जांच में ये पता चला है कि ज्योति पहलगाम हमले से पहले कश्मीर गई थी। वो पहलगाम, गुलमर्ग, डक लेक, लद्दाख की पैंगोंग लेक तक गई थी। आपको बता दें कि जो पैंगोंग है, चीन से लगी एलएसी से सटा हुआ है। उसने अपने यूट्यूब चैनल पर इन जगहों के वीडियो भी शेयर किए थे। ज्योति पहली बार साल 2024 और फिर 5 जनवरी 2025 को 2 बार कश्मीर गई थी। उसने अपने वीडियो में पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर भी दिखाए। इनमें अटारी, बाघा और राजस्थान के थार शामिल हैं। उसने यूट्यूब पर जो वीडियो शेयर किए थे, उनमें भारत पाकिस्तान की सीमा पर लगी फेंसिंग तक दिखाई गई थी। हिसार पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि मार्च में वो पाकिस्तान गई थी। जांच एजेंसियों को शक है कि वो कश्मीर और बॉर्डर स्टेट में ट्रैवलिंग के लिए गई थी या फिर संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा रही थी। जब 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तो उसने पाकिस्तान या आतंकियों को कोसने की जगह भारत की तरफ से सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। ज्योति मल्होत्रा ने कहा था कि पहलगाम घटना के लिए भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार हैं। इसमें सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की भी जिम्मेदारी है जो घूमने जाता है। उसे सतर्क रहना चाहिए। चलिए, इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम और देश के पहले ऋतु प्रवासी धार्मिक तीर्थटन गांव माणामणि भद्रपुर में इन दिनों तीर्थ यात्रियों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है।
बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल भगवान के दर्शनों के लिए जहां करीब 22,000 श्रद्धालु की आमद दर्ज हुई है, तो वहीं बद्रीपुरी के समीप माणा वैली में अलकनंदा और सरस्वती गंगा के पावन संगम तट केशव प्रयाग पर लगे पुष्कर कुंभ में भी देश के दक्षिण भारत प्रांत के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र सरस्वती गंगा में पुष्कर कुंभ पर्व में आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए पिंडदान, तर्पण पूजन कर पितरों से आशीर्वाद और पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक 12 साल में देश की 12 पवित्र नदियों के तट में लगने वाले इस आस्था के महापर्व पुष्कर कुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। मान्यता है कि 12 दिनों तक चलने वाले इस पुष्कर कुंभ में करीब 60,000 देवी देवताओं के साथ त्रिदेव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और तीनों लोक के देवगण इस संगम तट पर दिव्य स्नान के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद इस संगम तट का जल अमृत हो जाता है। लिहाजा इस पुष्कर कुंभ के दिव्य स्नान हेतु प्रतिदिन यहां माणा गांव के केशव प्रयाग संगम तट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो देखिए, बात करेंगे यमुना नदी की, जो कि काफी पवित्र हम मानते हैं, लेकिन उत्तरकाशी में जहां मां यमुना के पावन धाम यमुनोत्री में भक्तों की भारी भीड़ होती है, जहां एक और लोग यमुना के पावन तट पर स्नान करते हैं, महिला श्रद्धालु बड़ी संख्या में मां यमुना में वस्त्र, श्रृंगार और पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करती है, जिससे नदी में गंदगी फैलती है, जिसको लेकर गंगा विचार मंच के स्वयं सेवकों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा श्रद्धालुओं से मां यमुना की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। तो यमुनोत्री में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, लेकिन दूसरी ओर ये देखा जा रहा है कि यमुना नदी में लगातार जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, गंदगी फैलाई जा रही है। महिलाएं वस्त्र भी नदी में धुलती है, जिससे कचरा हो जाता है नदी में, और नदी की स्वच्छता को लेकर अब लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं सभी लोग। अपील की जा रही है श्रद्धालुओं से कि यमुना नदी में किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाए, क्योंकि भक्तों की आस्था का केंद्र है यमुना नदी, जहां भक्त बड़ी संख्या में स्नान के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वस्त्र, श्रृंगार और पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे नदी में लगातार गंदगी फैलती जा रही है। गंगा विचार मंच के स्वयं सेवकों ने अभियान चलाया है। अब इसको लेकर श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने की। बिल्कुल बीचों बीच ये जलधारा है, लेकिन यमुना जी की जलधारा बहुत कम हो गई, इसलिए हम यहाँ पे आ सके हैं। तो जो भौगोलिक परिस्थिति है यमुनोत्री धाम की, वो बहुत संकरी है। आप ये सोचिए, मुश्किल से 100 मीटर का ये हिस्सा है चौड़ाई में। अगर आप देखेंगे इधर पीछे पहाड़ियों से माँ यमुना जी आती है, और यमुनोत्री धाम में तो ये 100 मीटर की चौड़ाई में बहती भी है। गंगा जी, यमुना जी भी बहती है। इसी 100 मीटर के हिस्से में माँ यमुना जी का तीर्थ भी, यमुनोत्री धाम भी बसा हुआ है। इधर उनके ऑफिस भी हैं, इधर होटल भी हैं, इधर शौचालय भी हैं। तो इतने से 100 मीटर के या 150 मीटर के स्ट्रेच में पूरा समूचा धाम, करीबन ये इसकी लंबाई भी ज़्यादा नहीं होगी, 500 मीटर होगा। तो बहुत संकरे उसमें बसा हुआ है। और जब जल स्तर बढ़ता है यमुना जी के बरसात के दिनों में, तो समूची यमुनोत्री धाम खतरे की जद में आ जाती है। और इस साल इसमें जल स्तर इतना बढ़ा कि एक जो सुरक्षा के लिए एक पिलर खड़ा किया गया था, वो पलट गया। अगर वो पिलर नहीं होता तो मुझे लगता है कि यमुनोत्री धाम का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। तो सरकार को चाहिए, हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे, हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि यमुनोत्री धाम में शीघ्र से शीघ्र सुरक्षा कार्य शुरू किए जाएं। तो देखिए, भीषण गर्मी के बाद अब जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है। जी हां, देहरादून में 25 जून तक मानसून जो है दस्तक देने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि केरल में 27 मई तक मानसून पहुंच जाएगा, तो वहीं 25 जून तक मानसून उत्तराखंड में दस्तक देने की संभावना है। हालांकि इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। देहरादून में 27 मई तक दस्तक देने वाला है, और कहीं ना कहीं अब लोगों को इंतजार है, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर फिलहाल देश भर में देखने को मिल रहा है। देखिए, जून से शुरुआत होती है। नॉर्मल डेट जैसे देखें केरल में 1 जून होती है,
लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिया गया डिपार्टमेंट द्वारा, बोला कि 27 मई तक जो है जो हमारा केरल है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो जो मॉडल एरर उसमें 4 डेज तक का है, लेकिन जो डेट एक दी गई है वो 27 मई तक में बोला कि वहाँ पहुँचेगा। फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में करीब 25 दिन जो है लगते हैं आपके, 24 से 25 दिन। तो हमारी जो नॉर्मल डेट है 25 के आसपास है। तो अगर एक नॉर्मल से मानसून चलता है तो यहाँ पे भी 2-1 दिन पहले पहुँच सकता है। अदरवाइज जो हमारी जैसे जो नॉर्मल डेट है तो वो 25 जून के आसपास है जी। तो संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार को खारिज करते हुए मस्जिद के सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया है। मस्जिद कमेटी ने सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। ये याचिका सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। अब इस मामले में अदालत ने बीते सप्ताह 13 तारीख को फैसला सुरक्षित रखा था और आज फैसला सुनाया गया है, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया गया है। जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के पुनर्विचार को खारिज किया। मस्जिद के सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है। हैदराबाद में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर बम धमाके की साजिश रचने के आरोप है। रविवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस ने दोनों को पकड़ा। संदिग्ध आतंकियों की पहचान सिराज उर रहमान और सैयद समीर के रूप में हुई है। पुलिस को संदेह है कि इन दोनों को सऊदी अरब में एक्टिव आईएसआईएस मॉड्यूल से निर्देश मिल रहे थे, जो हैदराबाद में हमला करवाना चाहता था। पुलिस को इनके पास से अमोनिया, सल्फर और एल्यूमिनियम पाउडर जैसे विस्फोटक सामान मिले हैं। सिराज ने विस्फोटक सामग्री विजयनगरम से जुटाई थी, तो वहीं फिलहाल संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। जल्द ही दोनों को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो देखिए, पुलिस ने सिराज को और समीर को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की काउंटर इंटेलिजेंस सेल ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ये कार्रवाई की। अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले सिराज को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सिराज ने समीर का नाम बताया। इसके बाद पुलिस ने उसे हैदराबाद से पकड़ा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 17 मई को आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकियों को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। जांच एजेंसी ने इनकी जानकारी देने पर 3 लाख का इनाम भी घोषित किया था। तो गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अब्दुल्ला, फैयज शेख और तलहा खान के रूप में हुई है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और एकता कपूर की अपकमिंग थ्रिलर फिल्म में नहीं नजर आएगी। जी हां, जानकारी के अनुसार एक्ट्रेस एकता की फिल्म के लिए 17 करोड़ की मोटी फीस की डिमांड कर रही थी। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने फिल्म पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट की भी मांग की है। अगर एक्ट्रेस को ये फिल्म मिल जाती है तो बॉलीवुड की सबसे महंगे एक्ट्रेस में वो शामिल हो जाती है। श्रद्धा ने स्त्री 2 जैसी सफल फिल्मों में भूमिका निभाई है, नजर वो आ चुकी है। एकता कपूर की थ्रिलर फिल्म में फिलहाल श्रद्धा कपूर नजर नहीं आएंगी। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अब एकता कपूर की अपकमिंग थ्रिलर फिल्म में नजर नहीं आएगी। बताया जा रहा है कि एकता की फिल्म के लिए 17 करोड़ की मोटी फीस की डिमांड श्रद्धा ने की है। इतना ही नहीं, फिल्म पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट की भी उन्होंने मांग की। और अगर ये फिल्म मिल जाती है उन्हें तो वो बॉलीवुड की सबसे महंगे एक्ट्रेस में शामिल हो सकती हैं। आपको बता दें कि श्रद्धा ने स्त्री 2 जैसी सफल फिल्मों में काम किया है, नजर आई है, वो अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन फिलहाल एकता कपूर की थ्रिलर फिल्म में श्रद्धा नजर नहीं आएंगी। तो
तो बताया जा रहा है कि करीब 17 करोड़ की मोटी फीस की डिमांड की थी श्रद्धा कपूर ने, और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब एकता की थ्रिलर फिल्म में श्रद्धा नजर नहीं आएगी। एक्स्ट्रा प्रॉफिट की भी श्रद्धा ने मांग की थी इस फिल्म के लिए। तो स्त्री 2 जैसी कई सफल फिल्मों में काम कर चुकी है श्रद्धा कपूर, जो कि अब एकता कपूर की फिल्म में नजर नहीं आएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।